गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के ट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल गए हैं। उसके बाद हमने कंप्लीट फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को कराने के बाद जो भी उस फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, हमने उसको कवर अप कर लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो बच्चे इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एज पर द न्यू सिलेबस जो AKTU ने इस बार सिलेबस चेंज किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका कोड BAS 101 और BAS 201 फॉर द सेकेंड सेमेस्टर बच्चों के लिए रहेगा। तो वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, लगभग आपके पास 20 से 22 दिन आपके पास बचे हुए हैं आज से, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखें तो हम कंप्लीट सिलेबस कवर अप ना करके हर एक यूनिट से जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट्स हैं, जो जो टॉपिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वही चीज़ हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपका लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो उसमें हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, और ये भी आपका पार्ट में है क्योंकि ये यूनिट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट में भी होगी और इसमें डेरिवेशन भी बहुत सारे हैं। तो एक ही वीडियो में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे एक कंप्लीट वीडियो को देखते हुए। तो हम पार्ट वन, एक दो या तीन पार्ट में लगभग हमारा ये यूनिट जाएगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है। चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इस यूनिट का। तो सिलेबस अगर आप देखें तो सबसे पहले है इन एडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म, ये टॉपिक है। फिर है प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये टॉपिक एक लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर तीन टॉपिक छिपे हुए हैं। एक तो खुद ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये टॉपिक छिपा हुआ है। फिर एक विंस लॉ छिपा हुआ है यहाँ पर जो पूछा जाता है, और साथ के साथ रे लाइन जींस लॉ एक ये टॉपिक है, ये भी इसी के साथ पढ़ना है। टॉपिक एक दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर शॉर्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो प्लैंक्स थ्योरी है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में। कॉम्पटन इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये नेक्स्ट टॉपिक है। डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये इस बार इन्होंने सिलेबस में ऐड किया है, प्रीवियस सिलेबस में ये नहीं था क्योंकि प्रीवियस सिलेबस में आपका ये यूनिट नंबर थर्ड होता था, जिसको अब इन्होंने यूनिट फर्स्ट कर दिया है, और उसमें इन्होंने डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट को ऐड किया हुआ है। उसके बाद फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, एक छोटे छोटे दो टॉपिक है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट के लिए हो चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हो, ठीक है। फिर इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। या तो इस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से डेरिवेशन पूछता है, ठीक है, या फिर अगर डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। तो अगर आप देखें तो एक टॉपिक आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये चार टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको आपके घोट के पी जाना है। तो कोशिश करेंगे इन चार टॉपिक्स को हम 2 यूनिट में कवर अप करने की, क्योंकि डेरिवेशन है, जिस टॉपिक का हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा तो हम उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, तो मैंने आपका जो ये लिखा हुआ है हेडिंग, ये भी एक ब्लैक कलर से ही आपको दिख रहा होगा।
तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, आप सिंपली बोलें तो एक ब्लैक कलर है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप गर्मियों के टाइम पर ब्लैक कलर की शर्ट पहनेंगे तो उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो वो गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि वो जो ब्लैक शर्ट है ना, जो ब्लैक शर्ट है आपकी, उस पर जो भी रेडिएशन आएगा, यानी कि सन की जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, वो उस सब को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको अदर पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी के समय में ब्लैक शर्ट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो वहां से हम सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। तो अगर हम उसी को देखें तो सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी है टर्म, वो किरचॉफ्स ने दी थी 1860 में। ठीक है, किरचॉफ्स ने इसको यूज किया था टर्म को इन 1860 में। ब्लैक बॉडी को उन्होंने कहा था कि ब्लैक बॉडी एक एक्सेप्टर ही नहीं है, मतलब वो एब्जॉर्बर ही नहीं है, एब्जॉर्बर ही नहीं है, जो भी उस पर लाइट एमिट हो रही है उसका, एमिट लाइट का एब्जॉर्बिशन के साथ साथ ये एक अच्छा एमिटर भी होता है। ठीक है, एक एमिटर भी होता है, यानी कि एमिटर भी क्या है, गुड है, अच्छा एमिटर का काम करता है ब्लैक बॉडी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे माना हमारे पास ये कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, सपोज, और यहां पर कोई लाइट या कोई रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हो, तो जब ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो ये पूरे रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगी ये ब्लैक बॉडी। ठीक है, इस सारे के सारे एब्जॉर्प्शन रेडिएशन को ये क्या कर लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये इसने कर लिया इसको एब्जॉर्ब 100%। ठीक है, लेकिन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट अब क्या करेगी, यही ब्लैक बॉडी जो हमारे पास है ये एमिशन करना स्टार्ट करेगी इस रेडिएशन का। ठीक है, दैट मीन्स इट प्रोवाइड द एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक हम इस पर्टिकुलर बॉडी पर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसने उस रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करता गया, लेकिन एक टाइम पर, एक टेम्परेचर पर जब ये पहुंचा, सपोज हमने मान लिया 1500 केल्विन टेम्परेचर पर हमने इस बॉडी को पहुंचा दिया, तो अब ये क्या करेगा, अब इस टेम्परेचर पर जाने के बाद ये जो है उस रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स इट वर्क्स एट द एमिटर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, क्या बोला मैंने, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करता जाएगा। ठीक है, तो दैट्स द मीन्स दैट कि ब्लैक बॉडी एज ए एमिटर भी वर्क करेगा। यही किरचॉफ्स का कहना था कि ब्लैक बॉडी एक एब्जॉर्बर ही नहीं होता है, वो एक अच्छा एमिटर भी होता है, बट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर वो एमिट करता है लाइट को ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लोहे की रॉड को, आयरन की रॉड को अगर गर्म करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, आप उसको गर्म करते जा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपको ब्लैक ही दिखेगी, यानी कि जैसा आयरन है वो उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। बट जब आप बहुत देर तक उसको गर्म कर रहे हैं तो आप एनालाइज करेंगे कि वो कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। अब जब कलर चेंज हो रहा है तो मतलब कुछ एमिशन हो रहा है, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंचकर उसने लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उसका कलर क्या है, वो चेंज हो रहा है। और जब कलर चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं उसका कलर वैसे वैसे चेंज होता चला जाता है। तो जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही है, तो तब तक वो एब्जॉर्ब कर रहा है,
और जैसे ही उसने कलर चेंज करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स वो एमिट कर रहा है। तो बॉडी तो एक ही है, जब एब्जॉर्ब कर रही है तो वो एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही है, और जब वो एमिट करना स्टार्ट कर रही है तो वो एमिशन की तरह काम करना स्टार्ट करेगी। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर आप नेचर में देखें तो कोई भी एक ऐसा स्पेसिफाइड बॉडी नहीं होता है जो ब्लैक बॉडी हो। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। सॉरी, थोड़ा थ्योरी के बेस पे लिखा हुआ है, ए ब्लैक बॉडी इज वन दैट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेडिएशन दैट स्ट्राइक इट। मतलब ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो एब्जॉर्ब करती है हर एक रेडिएटेड लाइट को जो उस पर स्ट्राइक करेगा। टू स्टे इन द थर्मल इक्विलिब्रियम it must emit radiation at the same rate as it absorbs it, so a black body also radiates well। अब आगे क्या लिखा गया है कि जैसे पहले उसने क्या किया, सारी लाइट को जो भी उस पर स्ट्राइक हो रही है उसको एब्जॉर्ब किया, अब उसी रेट से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की वैल्यू पर जाकर वो एमिट भी करेगा रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन वी हीट सॉलिड कलर, यानी कि कोई भी सॉलिड बॉडी को अगर हम हीट करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था आपको आयरन रॉड का, ठीक है, चेंजेस कंटिन्यू विद ए फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, हम फर्दर यानी कि कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। दिस चेंज इन कलर हैपन्स फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन टू ए हायर फ्रीक्वेंसी रीजन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब उसका टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर, उसका कलर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा, और वो कलर चेंज होगा लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन से हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी केसेस इट चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। अगर हम जनरली देखें तो पहले वो रेड कलर देगा, फिर उसके बाद रेड चेंज होगा ब्लू। जनरली अगर हम देखते हैं तो दैट मीन्स एन आइडियल बॉडी which can emit and absorb radiation of all frequencies is called a black body। तो अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो एक ऐसी बॉडी जो हर एक रेडिएशन को, हर एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करे और हर एक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट करे, वो बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है। ठीक है, The radiation emitted by such body is called the black body radiation। तो इस तरीके की बॉडी से जो भी रेडिएशन निकलता है, जो भी रेडिएशन एमिट होता है, वो क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो एक मिनट, तो अब आगे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ब्लैक बॉडी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन, उससे पहले हम कुछ उसमें जो मैंने टॉपिक आपको बताए थे कि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन वो आपके कवर अप होंगे प्लैंक्स रेडिएशन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विन्स लॉ। विन्स लॉ, ठीक है। अब विन्स लॉ क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट law, comma, which gives relationship between
the temperature of a black body of a black body and the wavelength and the wavelength at which it emits the most light, the most light। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विंग्स लॉ को हम एक नाम से और जानते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या कहता है, एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एंड वेवलेंथ एट विच इट एमिट्स द मोस्ट लाइट। यानी कि एक रिलेशन बताएगा टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ जो भी एमिट कर रही है वो ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट के थ्रू इसको बताता हूं, तो पहला पॉइंट, इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम comma the wavelength हम लिख लेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम, है ना, फॉर विच एमिशन पावर इज मैक्सिमम, emission power is maximum is inversely proportional to the absorbed temperature, और हम इसको लिखेंगे कैपिटल टी, ठीक है, ऑफ द बॉडी दैट इज। यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो उस बॉडी ने टेम्परेचर को एब्सॉर्ब किया है। दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी अगर हम देखें तो इक्वल्स टू द, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन कहती है कि आपका जो एनर्जी है एट द उस मैक्सिमम वेवलेंथ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी की पावर 5, यानी कि जो एमिशन होगा यहाँ पर। तो सेकंड कंडीशन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये देता है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ से हमें क्या पता चलता है, विंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व for shorter wavelength but not for the longer wavelength,
not for the longer wavelength। फुल स्टॉप। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन भी है किसकी, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। क्या लिमिटेशन है कि ये जो विन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है ये केवल और केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल रहता है। फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ आपका ये काम में नहीं आता या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपसे पूछा जाता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है आपका रे जीन्स लॉ। रे लाइन, LEIGH, रे लाइन जीन्स लॉ, यानी कि आज जो आप जीन्स पहनते हैं उसका भी हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, रे लाइन जीन्स लॉ क्या कहता है, दिस लॉ states that, क्या कहता है, द एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, द एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, of a black body, at absolute temperature T, and at a given wavelength lambda is directly proportional to T, directly proportional to T, and inversely proportional to lambda की पावर 4, that is E equals to 8 pi KT अपॉन लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया रे लाइन जीन्स लॉ। जो अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वो ये कह रहा है कि जो एनर्जी है, जो पावर है थर्मल रेडिएशन ऑफ जो एमिशन हो रहा है उस ब्लैक बॉडी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, और वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा बाई 4। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं देन यू गेट दिस वन। तो ये हो गया आपका रे जीन्स लॉ। ठीक है, यहां पर जो रे जीन्स लॉ है, इट इज लिमिटेड फॉर longer wavelength, मतलब कि जो रे लाइन जीन्स लॉ है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सुटेबल है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए नहीं। यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए रे लाइन जीन्स लॉ आपका नहीं बता पाता है थर्मल रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए विन्स लॉ था और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए आपका रे लाइन जीन्स लॉ है। अब दोनों लॉज
अलग अलग वेवलेंथ के लिए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे आपका प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आता है। ठीक है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या प्लैंक्स रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन या प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये जो है इट लाई बिटवीन द विन्स लॉ एंड द रेलाइंग जीन्स लॉ। इट इज वैलिड फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ एज वेल एज द फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया है रेलाइंग जीन्स लॉ। तो रेलाइंग जीन्स लॉ अगर आपसे पूछता है तो ये आपको थ्योरी लिखनी है और उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है। क्या लिमिटेशन है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये लॉन्गर वेवलेंथ रेंज के लिए ही वैलिड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले पर। ठीक, तो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे हम ड्राइव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि आप प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले को ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन या प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको ड्राइव करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, चेयर एडजस्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन ऑर्डर टू obtain relation formula या फिर रेडिएशन फॉर्मूला। आप रिलेशन फॉर्मूले की जगह रेडिएशन वर्ड यूज करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी रेडिएशन फॉर्मूला, है ना। रेडिएशन फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए वी विल combine the average energy average energy of an oscillator ठीक है, of an oscillator with the number of oscillators per unit volume of the radiation। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर विद द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने ऑस्किलेशन हो रहे हैं उनका एवरेज एनर्जी, है ना। दस the number of radiation या number of radiation oscillators per unit volume laying in the frequency range फ्रीक्वेंसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया न्यू, रेंज है तो न्यू प्लस डेल न्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। देन मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका लाई करेगा रेडिएशन ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम। देन
n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अब यहाँ पर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c की पावर 3 d न्यू। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक, अब उसके बाद सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल्स टू, यानी कि एन नंबर ऑफ अगर ऑस्किलेशन है तो एनर्जी ई एन क्या होगी, एन एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, क्योंकि एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एक फोटोन की एनर्जी जो होती है एच न्यू होती है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, एंड एवरेज एनर्जी ऑफ Planck's average energy of Planck's oscillator is E average, ये एवरेज का हमने साइन यहाँ पर लिख दिया है, अगर हम क्योंकि हमने ऊपर लिखा है एवरेज है ना, तो E एवरेज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, दैट्स द प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके हेल्प से हमने यहाँ पर एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर ली है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग equation first and third, then we get, अगर हम पहली इक्वेशन को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा ई बार डॉट एन इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन इंटू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई न्यू डॉट डी न्यू, यानी कि हम जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप इस टर्म को ई एवरेज डॉट एन को रिप्लेस करके ई न्यू डॉट डी न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ई न्यू डॉट डी न्यू इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ठीक है, इंटू डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया है बॉक्स। तो ये आपका प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला हो जाता है इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू आपने यूज किया हुआ है। अगर यहीं पे हम इसको इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ लिखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे टू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप पीछे की स्लाइड पे जाएं हम, तो आपके पास न्यू है एक टर्म और एक डी न्यू है, तो आप डी न्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो यू गेट डी न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर डी न्यू, क्योंकि वेरिएबल तो आपका सी है, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में आप लिख रहे हैं और लैम्डा एक वेरिएबल टर्म है यहाँ पर, तो इसलिए जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड और आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे राइट साइड, तो सी तो कांस्टेंट है, तो सी तो आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन लैम्डा अपॉन में है तो लैम्डा की पावर -1 है, तो इसलिए जब हम करेंगे तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, लैम्डा की पावर -2 हो जाएगा डी लैम्डा, और उसको हम λ/2 लिख सकते हैं अपॉन। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए जो पीछे हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पीछे हमारे पास आया है ई न्यू डॉट डी न्यू इक्वल्स टू 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डॉट डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यू गेट माइनस ई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में अब आपको लिखना है डी लैम्डा इक्वल्स टू 8, सॉरी एच यहाँ पर छूट गया है, आई थिंक, हाँ एच भी मैं लिख लेता हूँ, तो 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, क्योंकि न्यू की वैल्यू हमें पुट करनी है, दैट्स द सी क्यूब लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, इनटू 1 अपॉन, ये ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी, यहाँ पर न्यू की वैल्यू भी पुट करेंगे तो सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर सी आएगा के टी लैम्डा, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू डी न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यू पुट माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ठीक है, मैं यहाँ पर और सही से लिखूंगा इसको, सी की पावर क्यूब से सी की पावर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी, आप यहाँ पर एच सी लिखेंगे, अपॉन के लैम्डा टी -1 इंटू डी लैम्डा, और ये माइनस आपका यहाँ पर आएगा, तो ये है माइनस ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा, तो लैम्डा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन फाइनली यू गेट ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन के लैम्डा टी -1 इंटू डी लैम्डा। तो दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी नहीं होगी, वेवलेंथ यहाँ पर आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, यानी कि न्यू की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है, या इन टर्म ऑफ द लैम्डा हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर चुके। ठीक है, तो ये प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला है जो आपको से बार बार एग्जाम में पूछा गया है और प्रूफ कराया गया है कि आपका प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो ये
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बता रहा हूं वो कितने हद तक सही है। ठीक है, चलिए इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इस टॉपिक के बिना अधूरे हैं। अगर इस टॉपिक का आपको नहीं पता है तो आगे के टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो डी ब्रोगली हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, जैसे आपका वेव ट्रेवल करती है ना, तो उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो मैटर है या जो कोई पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है तो उसका डुअल नेचर होगा। ठीक है, डुअल नेचर मतलब कि वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी लेकर चलेगा और एज वेल एज द वेव प्रॉपर्टी भी लेकर चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उनके लिए उसकी उस पार्टिकल के लिए इन्होंने एक वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया। तभी तो हमें पता चलेगा कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से और उसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स इट लाई ए नेचर ऑफ द वेव। वो कंटेन करके चलता है नेचर ऑफ द वेव भी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर डी ब्रोगली proposed that a material particle such as an electron, proton etc, कोई भी मूवेबल पार्टिकल etc might have a dual nature, just as light, wave। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर कोई भी मूवेबल पार्टिकल हो, वो डुअल नेचर को लेकर चलेगा और जो डुअल नेचर होगा वो एज द नेचर ऑफ द लाइट वेव रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली hypothesis, each material particle in motion behaves as wave, and the wavelength lambda associated with any moving particle of momentum
p ब्रैकेट में लिखेंगे मास एंड वेलोसिटी, यानी कि ये तो होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना, इज गिवन बाय यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से, यानी कि मोशन में है किसी एक वेलोसिटी के साथ, उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, या उसके साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, अगर वो पार्टिकल मूवमेंट में है, पी मूवमेंट, यानी कि उसका कुछ मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या फिर हम बोल सकते हैं h अपॉन एम वी, v इज द वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या फिर हम बोले डुअल नेचर कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी अगर पार्टिकल, जैसे हम भी मूव करते हैं तो हमारा कुछ मास है, हम किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होकर चलती है। अब आप पीछे को अपने मुड़ के मत देखने लगना कि आपके पीछे कोई वेव तो नहीं एसोसिएट होकर चल रही है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी और हमारी मास की वैल्यू बहुत कम होती है, उस वजह से आपको वो एसोसिएटेड वेव का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, वही वजह होती है कि आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? ए मूविंग पार्टिकल has always get a wave associated with it, है ना, and the particle is controlled by the wave in a manner similar to that in which a photon is controlled by waves, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ठीक। तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है ना, या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का प्रूफ क्या है कैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को और किस टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू is associated with a photon of energy E, मतलब एक लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो एसोसिएट है एक फोटोन के साथ जिसकी एनर्जी ई है,
ठीक है, given by the Planck's relation एस, मतलब जो वेव एसोसिएट है न्यू फ्रीक्वेंसी की एक फोटोन के साथ, अगर हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू एच न्यू। हमें पता है कि कोई भी फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एच सी। ठीक है, अगर वो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वाइल, आगे हम देखते हैं, वाइल अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरम ऑफ relativity 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 a mass small m of a particle of a particle is equivalent to a amount of energy amount of energy जो है E एज, तो इस फॉर्म में अगर हम देखें आइंस्टीन के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिलेटिविटी की कहती है इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक, तो डी ब्रोगली एज्यूम, इसके बाद लिखेंगे डी ब्रोगली एज्यूम्ड m to be a mass, to be the mass of the photon of energy h nu, which moves with the velocity of light, the velocity of light c, that is h nu equals to m c स्क्वायर। मतलब अगर हम इन दोनों एनर्जीज को एक साथ देखें तो हम लिख सकते हैं कि एच न्यू इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इक्वेशन जो पहले हमने कंडीशन लिखी और जो दूसरी एनर्जी के लिए लिखी उन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो अभी लिखेंगे इफ P is the momentum of photon, then P equals to mc, ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ mc डॉट c, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p डॉट c। ठीक है, और चूंकि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c अपॉन एमडा होता है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फाइनली वी गेट c की जगह अगर हम पुट कर दें यहाँ से क्या, p न्यू लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो h
न्यू इक्वल्स टू पी न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल आउट, देन यू गेट द लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये आपका आ गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर्मूला। ये आपने प्रूफ कर दिया है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्म। तो ये होगी आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी होकर चलती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अगर हम इसी को और टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्या होगी, अगर इफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, देन क्या होगा, p इक्वल्स टू एम वी हो जाएगा, है ना। देन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी रहेगा। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको किसी पार्टिकल का मास दिया हुआ है और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v दी हुई है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उस पार्टिकल से जो वेव एसोसिएट होगी उसकी सॉरी वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक फॉर्म में और लिखें तो इफ कैपिटल E इज द काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ द पार्टिकल, देन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर मैं m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो m से नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो m डॉट v क्या है, p है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल m e, सॉरी। तो ये हो जाएगी अब न्यू वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर वेव का आ जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल m सॉरी कैपिटल E। तो अगर आपको किसी पार्टिकल का मास दिया हुआ है और उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले की हेल्प से वेवलेंथ उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर वाइल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ charged particle is sorry equals to qv। अगर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक हम देखें तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू qv। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इसको तो इस फॉर्म में भी आपको वेवलेंथ मिल सकती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल m क्यू वी। तो ये एक फॉर्मूला ये हो जाएगा वेवलेंथ फाइंड आउट करने का। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको काम आएंगे। ठीक है, और अगर मास रेस्ट मास है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 m नॉट क्यू वी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेस्ट मास की फॉर्म। आई होप इसको जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है आपको उसका पता चल गया है, कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, कैसे वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे डी ब्रोगली की, ये आपको पता चल गया। डिफरेंट टर्म्स में आपकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ब्रोगली की प्रॉपर्टीज क्या आती हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज
properties of de Broglie मैटर वेव। एक वर्ड और मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, मैटर वेव्स। यानी कि जो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया है डुअल नेचर का, कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, तो वो जो वेव है उसको नाम दिया गया मैटर वेव। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी। यानी कि किसी वेलोसिटी के साथ कोई मास मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with moving light moving lighter particle। लाइटर पार्टिकल, यहाँ पर लाइटर पार्टिकल मतलब कि उसका मास बहुत कम है, इज ग्रेटर देन the wavelength associated with the heavier particle, wavelength associated with the heavier particle। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई वेव स्मॉल एम मास के साथ एसोसिएट होकर चल रही है और कोई वेव कैपिटल मास एम्पलीट्यूड कैपिटल एम मास के साथ एसोसिएट होकर चलती है, तो उन वेव्स में जो वेवलेंथ होगी वो जो लाइटर मास है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू द हैवियर, यानी कि लैम्डा स्मॉल एम ग्रेटर देन लैम्डा कैपिटल एम। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with slow moving particle is greater than the wave associated with fast moving particle। यानी कि आप देख रहे होंगे जो दोनों टर्म्स आपकी अपॉन में है, अगर वो ज़्यादा होंगी तो लैम्डा की वैल्यू, यानी कि अगर ये दोनों टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी दो, जो इस डी ब्रोगली मैटर वेव से फाइंड आउट होती है। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ
for a particle for a particle at rest, दैट इज रेस्ट में है तो मतलब v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इज infinitely and for a particle moving with infinite velocity, moving with infinite velocity, that is v equals to infinite, then it is 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल v इक्वल्स टू 0 यानी कि पार्टिकल रेस्ट में है तो दैट मीन्स इनफाइनाइट वेवलेंथ होगी। इनफाइनाइट मतलब कुछ भी वेवलेंथ वहां पर नहीं होगी, आप उसको मेजर नहीं कर सकती। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ, देन दैट मीन्स v की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होकर चल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, दिस इंडिकेट्स दैट the matter waves are generated only when the material particle is in motion, when the material या फिर पार्टिकल इज इन मोशन, यानी कि जब मोशन में है तभी मैटर वेव आपका एसोसिएट होगा। क्लियर है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डी ब्रोगली मैटर वेव की, जो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होकर चलेंगी अगर कोई पार्टिकल m मास का मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रोगली वाला सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक करके डी ब्रोगली को पढ़ लिया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो लैम्डा है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उस मैटर वेव की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ये तीनों चीजें हमने देख ली हैं। अब आगे आते हैं, 2 छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं हमारे थ्योरेटिकल, फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इस वीडियो में हमने लगभग जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम सारा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आता है फेस वेलोसिटी, तो इसकी एक डेफिनेशन है, बस उसको आप लिख लीजिए। ए ग्रुप कंसिस्टिंग, लिखेंगे ए ग्रुप consisting of a number of waves of slightly different frequencies, superimposed over each other, over each other is called a wave packet.
is called a wave पैकेट। यानी कि इसने कहा है कि कोई एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वेव्स एसोसिएटेड हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज स्लाइटली डिफरेंट है, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेव पैकेट कह देंगे। मतलब कि एक पैकेट में बहुत सारे आपके कोई भी चीज़ अगर है या फिर बहुत सारी चीज़ों को अगर आपने एक जगह रख दिया है तो आप उसको पैकेट नाम दे सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, तो लिखेंगे अब इसके आगे द न्यू लाइन से द वेलोसिटी of each individual wave of a wave packet is known as phase velocity, full stop. That is defined as Vp equals to omega upon k। ठीक है, तो ये आपका फेस वेलोसिटी हो जाएगी। तो यानी कि एक वेव पैकेट है जिसमें बहुत सारी वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक साथ सुपर इम्पोज्ड होती हैं। वो जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स एक साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी इंडिविजुअल जो वेलोसिटी होगी, इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होगी, दैट्स कॉल्ड द फेस वेलोसिटी। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला ही हो गया, ओमेगा है एंगुलर स्पीड एंड के है प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, आगे आते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो इसमें लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी विद विच the wave packet propagate in the medium propagates in the medium is known as group velocity। Full stop। It is defined as Vg equals to d omega upon dk। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, के इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी जिससे आपका वेव पैकेट ट्रेवल कर रहा है, वो आपकी ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर वेव लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपका ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस यूनिट में जो भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने अप्रॉक्सीमेटली कवर अप कर लिया है। तो आपको सेशन या लेक्चर कैसा लगा, उसके लिए आप लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और साथ में आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। ये जितने भी मैंने हैंड रिटन आपको पढ़ाया है वो सब आपको PDF की फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगा।
तो आपको के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठकर नोट्स बनाएं। तो आपको नोट्स बनाने नहीं है, यहाँ से आपको नोट्स जैसे ही लेक्चर आपके पास डिलीवर होगा उसके तुरंत बाद आपको PDF फॉर्म में ग्रुप में लेक्चर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताएं। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और वो हमारी वीडियोस देखकर जाएंगे तो आप यकीन मानिए 90% आप कवर अप करके आएंगे अपना पेपर गारंटी के साथ। और जो पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा, वही आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, इंजीनियर्स गेटवे पर भरोसा जताने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही अपने साथ किसी भी फ्रेंड को सजेस्ट करने के लिए, अगर वो कुछ और टॉपिक पढ़ रहा है या फिर किसी और टॉपिक की उसको नीड है, अगर हमारे चैनल पर अवेलेबल है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।